संख्या समझते हैं। देखो समझना ध्यान से, संख्या यानी कि नंबर, ठीक है। संख्या यानी कि नंबर। संख्या किसको कहते हैं? तो जब हम किसी परिमाण अथवा किसी वस्तु को व्यक्त करने के लिए जिस मात्रा की आवश्यकता होता है उसे हम क्या कहते हैं? संख्या कहते हैं। जैसे समझ लेना, जैसे अगर हम कोई चीज सामान बाजार में खरीदने जाते हैं तो हम क्या कहते हैं? 2 किलो आटा दे दीजिए। क्या कहते हैं? 2 kg क्या मांगा? आटा। तो आटा क्या हो गया? वस्तु हो गया। आटा क्या हो गया? वस्तु। और ये क्या हो गया? तो ये संख्या हो गया, यानी कोई नंबर हो गया। और ये क्या हो गया? तो मात्रा हो गया। क्या हो गया? मात्रा। तो जब हम किसी वस्तु को जब हम किसी वस्तु को व्यक्त करने के लिए जब हम किसी वस्तु की मात्रा को व्यक्त करने के लिए अगर मान लो कि यहाँ पर 2 का उपयोग नहीं करता, सपोज दैट यहाँ छोड़ दो, 2 का उपयोग नहीं करो, सिर्फ बोलो केजी आटा दीजिए, देगा कोई? नहीं। तो इस वस्तु को व्यक्त करने के लिए मात्रा की आवश्यकता होता है और मात्रा को अच्छा से डिफाइन करने के लिए संख्या की आवश्यकता होता है। तो अगर पूछेगा संख्या किसे कहते हैं, तो जब हम किसी वस्तु या परिमाण की मात्रा को व्यक्त करने के लिए जिस शब्द की आवश्यकता होता है, जिस संख्या की आवश्यकता होता है, जिस नंबर की आवश्यकता होता है, उसी को कहते हैं संख्या। कोई दिक्कत? जो बोल देते हैं उसको लिख लेना है, ठीक है। तो संख्या लिख करके नोट डाउन दे दो और लिखो, जब हम किसी वस्तु या परिमाण को व्यक्त करने के लिए जिस मात्रा की आवश्यकता होता है उसे हम संख्या कहते हैं। क्लियर? मेरे ख्याल से संख्या यहां क्लियर हो गया होगा। चलिए, अब उतना लिखेंगे नहीं, बोर्ड पर कितना लिखते रहेंगे, इसलिए बोल देते हैं उसको नोट डाउन, वीडियो को नोट डाउन करके रोक करके वीडियो को और लिख लेना है, ठीक है। स्लो करके या फिर उसको रोक के समझ करके लिख लेना है। चलिए, अब संख्या को 2 भाग में हम बांट सकते हैं। संख्या को मुख्य रूप से 2 भाग में बांटा जाता है। कौन कौन? तो एक होता है वास्तविक संख्या, और एक होता है अवास्तविक संख्या, ठीक है। वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? तो वास्तविक संख्या को 2 प्रकार के समझ सकते हैं, यानी कि परिमेय और अपरिमेय संख्या के संग्रहित रूप को वास्तविक संख्या कहते हैं, ठीक है। या फिर ऐसे भी कह सकते हैं कि संख्याओं के सभी संग्रह को वास्तविक संख्या कहते हैं। ये भी बोलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है कि संख्याओं के सभी संग्रह को वास्तविक संख्या कहते हैं या परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के संग्रह को वास्तविक संख्या कहते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, इसका कोई भी परिभाषा बोल सकते हैं। सभी संख्याओं के संग्रह को वास्तविक संख्या कहते हैं, ये भी सही है। अपरिमेय और अपरिमेय संख्याओं के संग्रह को वास्तविक संख्या कहते हैं, ये भी सही है। दोनों में से कोई गलती नहीं है। तो हम यहां से इसके परिभाषा के अकॉर्डिंग पता चलता है कि वास्तविक संख्या को भी 2 भाग में बांटा जाता है। एक तो परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, और दूसरा अपरिमेय संख्या। कोई दिक्कत? वास्तविक संख्या को 2 भाग में बांटा गया है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, ठीक है। तो यहां पर ध्यान देना, वास्तविक संख्या को 2 भाग में बांटा गया है, परिमेय और अपरिमेय संख्या। तो यहां पर अब जब परिमेय और अपरिमेय संख्या समझने से पहले थोड़ा सा अवास्तविक संख्या समझ लेते हैं, ध्यान दो, ठीक है। अवास्तविक संख्या किसको कहते हैं? तो वैसा संख्या जो रूट में रहे और माइनस में रहे, यानी ये संख्या का केवल कल्पना किया जा सकता है इसको, ठीक है। लिख सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं। तो अवास्तविक संख्या किसको कहेंगे? तो वैसी संख्या जो रूट में रहे और माइनस में रहे, यानी क्या कर सकते हैं? -5, ठीक है। अब देखो, रूट से ये 16 तो निकल सकता है, निकल सकता है ना, लेकिन अगर ये माइनस में है तो समझना अवास्तविक संख्या है। तो वैसी संख्या जो रूट में रहे और माइनस में रहे तो उसको अवास्तविक संख्या कहेंगे, ठीक है। और वास्तविक संख्या किसको कहेंगे? तो सभी संख्याओं के संग्रह को वास्तविक संख्या कहेंगे, या परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के संग्रह को वास्तविक संख्या कहेंगे। कुछ भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, दोनों में से कोई भी परिभाषा बोलेंगे। अब वास्तविक और अवास्तविक संख्या समझ में आ गया।
अब अपरिमेय संख्या का बहुत सा प्रकार है, तो इसको बाद में समझेंगे। सबसे पहले कि अपरिमेय संख्या को समझ लेते हैं। तो अपरिमेय संख्या किसको कहते हैं? तो वैसी संख्या जिसको p बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं, इसको अपरिमेय संख्या कहते हैं। अपरिमेय संख्या किसको कहते हैं? जिसे p बाई क्यू के रूप में लिखा जाए। हाँ, तो जिसे p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है। अब ऐसी संख्या जिसे p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं उसको परिमेय संख्या, वैसी संख्या जिसे p बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं उसको अपरिमेय संख्या। और अगर इसे p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं तो इसका एक कंडीशन आ होता है। वो क्या कंडीशन है? तो कंडीशन नंबर 2 इसका कहता है कि q नॉट इक्वल टू 0, यानी q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। इसमें कुछ ऐसा कंडीशन नहीं है। क्यों? क्योंकि इसको p बाई क्यू के रूप में लिखा ही नहीं जा सकता है। तो q का कंडीशन क्या बताएंगे? कोई दिक्कत नहीं। तो यहां से मेरे ख्याल से ये वाला बात समझ में आ गया होगा कि संख्या किसे कहते हैं, ये समझा दिए। संख्या को 2 भाग में बांटा गया है, वास्तविक संख्या और अवास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या किसको कहते हैं वो बता दिए कि सभी संख्याओं के संग्रह को वास्तविक संख्या कहते हैं, या फिर परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के संग्रह को वास्तविक संख्या कहते हैं। अवास्तविक संख्या किसे कहते हैं? तो वैसी संख्या जो रूट में रहे और माइनस में रहे। रूट में रहे और क्या में रहे? माइनस में रहे, यानी रूट के अंदर माइनस में रहे तो उसको अवास्तविक संख्या कहते हैं। वास्तविक संख्या का 2 भाग होता है मुख्य रूप से। क्या? मुख्य रूप से। वास्तविक संख्या का 2 भाग होता है, किस रूप से? तो मुख्य रूप से। मुख्य रूप से मुख्य रूप से 2 भाग होता है। कौन कौन? तो एक तो परिमेय संख्या और दूसरा अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या किसको कहते हैं? जिसे p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। परिमेय संख्या जिसे p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं उसको अपरिमेय संख्या। और अगर p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं तो फिर इसको क्या कह सकते हैं? q नॉट इक्वल टू 0, यानी q के बराबर 0 नहीं होना चाहिए। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखो, परिमेय संख्या का बहुत सा रूप होता है। अगर हम कहें कौन सा संख्या, ध्यान देना, अगर हम कहें पहला नंबर पर प्राकृत संख्या, कौन सा संख्या? प्राकृत संख्या, तो यह भी एक परिमेय संख्या का ही रूप है। जैसे प्राकृत संख्या किसको कहते हैं? किसको कहते हैं जरा बताओ? आधा है प्राकृतिक संख्या जो 0 से लेकर अनंत तक जाती है। नहीं, गिनती की सारी संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो गिनती की सारी संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो गिनती कहां से स्टार्ट होता है? 0 से। एक से स्टार्ट होता है कि 0 से? 2 3 4 5 6 डॉट 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 इंफिनिटिव, यानी अनंत। समझ में आ रहा बात को? तो प्राकृतिक संख्या किसको कहते हैं? गिनती की सारी संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, जो 1 से प्रारंभ होकर अनंत तक जाती है। कोई दिक्कत? उसके बाद कहते हैं किसको? अब दूसरा नंबर पर हम ले लेते हैं पूर्ण संख्या। कौन सा संख्या? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या किसको कहते हैं? तो यदि प्राकृतिक संख्या में 0 को शामिल कर लिया जाए तो इसे फिर क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या। क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या। याद रहेगा, यदि प्राकृतिक संख्या में 0 को शामिल कर लिया जाए तो इसे पूर्ण संख्या कहते हैं। और पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होकर के अनंत तक जाती है। कोई दिक्कत? ठीक है। अच्छा, प्राकृतिक संख्या को n से डिनोट करते हैं। किससे? n से। और पूर्ण संख्या को किससे? पूर्ण संख्या को w से डिनोट करते हैं, क्योंकि इसका नाम होता है इंग्लिश में नेचुरल नंबर। तो नेचुरल से n उठा लेता है, इसका नाम होता है होल नंबर, तो w उठा लेता है। ठीक है, चलिए तीसरा नंबर पूर्णांक संख्या। कौन सा संख्या? पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या किसको कहते हैं? तो यदि पूर्ण संख्या में धनात्मक और ऋणात्मक, यानी निगेटिव और पॉजिटिव लगा दिया जाए तो उसको क्या कहेंगे? पूर्णांक संख्या, यानी पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या कहां से स्टार्ट होता है? देखो, 0 1 2 3 डॉट 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 जाएगा तो इधर हो जाएगा पूर्ण संख्या, जाएगा इंफिनिटी। तीसरा नंबर ये क्या है? पूर्णांक संख्या। ठीक है, पूर्णांक संख्या। तो देख लो, अगर यहां से इधर देखो तो ये भी पूर्ण संख्या है ना? इस 0 से अगर इधर देखो तो ये भी पूर्ण संख्या है। फर्क क्या है कि इधर पॉजिटिव में है और इधर क्या में है? निगेटिव में है। बस यही फर्क है। तो बस तो इसीलिए तो बोले कि यदि पूर्ण संख्या को निगेटिव और पॉजिटिव से अगर व्यक्त कर दिया जाए तो इसे पूर्णांक संख्या कहते हैं, यानी धनात्मक और ऋणात्मक। यदि पूर्ण संख्या में धनात्मक और ऋणात्मक से व्यक्त कर दे तो इसे पूर्णांक संख्या। अब चौथा नंबर हम ले लेते हैं सम संख्या। कौन सा संख्या? सम संख्या। सम संख्या।
सम संख्या। तो सम संख्या किसे कहते हैं? तो वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए उसे सम संख्या कहते हैं। तो सम संख्या में कौन कौन आ जाएगा? 2, 4, 6, 8, 10 etc। ठीक है। विषम संख्या किसको कहेंगे? विषम संख्या जो जिसके अंत में विषम संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं हो। बकलोल आदमी जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो। ठीक है। 2 से पूर्णतः विभाजित हो सम संख्या, 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो विषम संख्या, जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11 etc। कोई दिक्कत? अब यहां पर सम संख्या विषम संख्या हो गया। अब आता है एक छठा नंबर, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या किसको कहते हैं? तो वैसी संख्या जो 1 से बड़ा रहे। इसमें 3 कंडीशन याद रखना। कंडीशन नंबर 1, अभाज्य संख्या किसको कहेंगे? तो 1 से बड़ी। कंडीशन नंबर 2, स्वयं से कटना चाहिए। कंडीशन नंबर 3, किसी और संख्या से ना कटे। कंडीशन नंबर 4, इसका केवल दो फैक्टर होता है। इसका केवल 2 फैक्टर होता है। तो ये याद रखना। तो अभाज्य संख्या किसको कहते हैं? तो 1 से बड़ी वे सभी संख्याएं जो 1 से कटे एवं स्वयं से कटे। 1 से कटे एवं स्वयं से कटे, लेकिन किसी और नंबर से नहीं कटे, तो उसे क्या कहेंगे? अभाज्य संख्या। और इसका और कंडीशन क्या है? तो इसका केवल और केवल कितना होना चाहिए? फैक्टर 2 फैक्टर होना चाहिए। तो अभाज्य संख्या के रूप में हम क्या क्या लिख सकते हैं बताओ तो? 1 से बड़ी होना चाहिए तो 2 होगा ना। अब 2 एक ऐसी संख्या है जिसको सम अभाज्य संख्या कहते हैं। देखो ये सम भी है और अभाज्य भी है कि नहीं है? तो इसको सम अभाज्य संख्या कहते हैं। तो हो सकता है तुमको एग्जाम में मिल जाए कि सम निम्न में से कौन सम अभाज्य संख्या है? कौन सम अभाज्य संख्या होगा? 2, यानी सम अभाज्य। 2 को कहते हैं सम अभाज्य। तो 2 के बाद 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 11 होगा, 9 नहीं होगा क्योंकि 9 देखो 3 से भी कट रहा है। उसके बाद क्या होगा? 13 होगा, 17 होगा, 14, 15 नहीं होगा, 16 नहीं होगा, 17 होगा, 18 नहीं होगा, 19 होगा, 20 नहीं होगा, 21 नहीं होगा, 22 नहीं होगा, 23 होगा। तो इस तरह से अभाज्य संख्या बता सकते हैं। तो अभाज्य संख्या पूछा जाए तो क्या कहेंगे? 1 से बड़ी वे सभी संख्याएं जो 1 से कटे एवं स्वयं से कटे, किसी और नंबर से नहीं कटे, तो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। और अभाज्य संख्या का कितना फैक्टर होता है? तो 2 फैक्टर होता है, याद रहेगा। और सम अभाज्य संख्या किसको कहते हैं? तो 2 को। उसके बाद अभाज्य संख्या का ये सब हो गया। ठीक है। अब यहां पर थोड़ा सा तेजा पर समझा देते हैं। यहां पर जगह है ना, यहां पर थोड़ा सा यहां समझा देते हैं। अभाज्य संख्या हो गया। अगला नंबर हम लोग ले लेते हैं छठा, 7वां नंबर। 7वां नंबर ले लेते हैं भाज्य संख्या। कौन सा संख्या? भाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या किसको कहेंगे? सेम कंडीशन, 1 से बड़ी संख्या जो स्वयं से कटे, किसी और नंबर से ना कटे, ना किसी और नंबर से कटे, यानी कि इसमें क्या कहेंगे? 1 से बड़ी वे सभी संख्याएं जो 1 से कटे एवं स्वयं से कटे और किसी और नंबर से भी कटे। इसमें किसी और नंबर से नहीं कटे, लेकिन इसमें किसी और नंबर से कटे। 1 से तो बड़ा इसमें भी चाहिए, 1 से बड़ा इसमें चाहिए। और इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि अभाज्य संख्याओं को छोड़कर शेष बची संख्या भाज्य संख्या कहलाएगा। ठीक है। तो जैसे यहां पर क्या हो जाएगा? 2 हुआ, 3 हुआ, 4 नहीं हुआ तो 4 एकरा में लिख देंगे, 5 हुआ, 6 नहीं हुआ तो 6 एकरा में, 7 हुआ, 8 नहीं हुआ एकरा में, 9 एकरा में, 10 इसमें, उसके बाद 11 में, 12 इसमें, 13 हो गया, 14 इसमें। तो इस तरह से हम लोग 15 भी लिख सकते हैं, 16 भी लिख सकते हैं। उसके बाद ETC लगा लो, तो इतना सारा हो जाएगा। तो अगर भाज्य संख्या समझ में आ गया तो इसी का भाई है भाज्य। अभाज्य संख्या समझ में आ गया तो इसी का भाई है भाज्य। और सम संख्या का भाई कौन है? विषम संख्या।
कोई दिक्कत? नहीं। प्राकृतिक का भाई कौन है? पूर्ण। ठीक है, प्राकृतिक के भाई पूर्ण, और ये दोनों का मौसेरा भाई है पूर्णांक। कोई दिक्कत? नहीं ना। एक होता है कौन सा संख्या? एक होता है सअभाज्य संख्या। क्या होता है? सअभाज्य संख्या। ठीक है, सअभाज्य संख्या। तो सअभाज्य संख्या किसको कहते हैं? तो दो या दो से अधिक संख्याओं का ऐसा युग्म, ऐसा जोड़ा, ऐसा संख्या, ऐसा पेयर, दो या दो से अधिक संख्याओं का ऐसा युग्म, जोड़ा। ठीक है, या दो भी हो सकता है, दो से अधिक भी हो सकता है। तो दो या दो से अधिक संख्याओं का ऐसा युग्म जिसका HCF क्या हो? 1 हो। ठीक है, जैसे हम क्या कर सकते हैं? 5 7, देखो है कि नहीं है? देखो 9 10 और 14, देखो है HCF है। अब HCF किसको कहते हैं? थोड़ा सा क्या समझ लेना। एक ऐसा संख्या, एक ऐसा बड़ा से बड़ा संख्या जिसको दोनों को काट सके। 3 है तो तीनों को काट सके। जैसे इसमें एक ऐसा संख्या खोजो, एक ऐसा संख्या खोजो कि जो दोनों को काटे। तो एक है ना, है? हाँ। इससे बड़ा कोई संख्या है जो दोनों को काटेगा? नहीं है। इसी तरह से इसमें भी देखो, एक ऐसा संख्या जो तीनों को काटे। तो एक अगर 2 लेगा तो ये दोनों काटेगा, इसको काटेगा। है? 3 लेगा तो इसको काटेगा, ये दोनों को नहीं काटेगा। 7 लेगा तो इसको काटेगा, ये दोनों को नहीं काटेगा। तो एक ऐसा संख्या है, इसका भी क्या हो जाएगा? HCF 1 है, और इसका भी HCF क्या है? 1 है। अरे बात समझ में? तो सअभाज्य संख्या किसको कहते हैं? दो या दो से अधिक संख्याओं का ऐसा युग्म, 2 का भी जोड़ा हो सकता है, 3 का भी जोड़ा हो सकता है, 4 का भी जोड़ा, उससे कोई मतलब नहीं है। मतलब ये है कि उसका HCF क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। कोई दिक्कत? तो यहां से हम लोग सारा संख्या को समझ गए कि संख्या कितना प्रकार के होता है? 2 प्रकार के, वास्तविक अवास्तविक। अब वास्तविक संख्या को 2 प्रकार से बांटा गया है मुख्य रूप से, परिमेय और अपरिमेय। फिर परिमेय संख्या का इतना सारा रूप, ये सब परिमेय संख्या है। जैसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो देखो ये सब P/Q के रूप में लिखाएगा कि नहीं लिखाएगा? लिखाएगा कि नहीं लिखाएगा? कोई दिक्कत नहीं ना? यहां सब समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं। अब एक बार हम लोग परिमेय और अपरिमेय संख्या को थोड़ा सा और अच्छा से समझ लेते हैं। कोई दिक्कत? हाँ, क्योंकि परिमेय और अपरिमेय संख्या को एक बार और चार्ट के माध्यम से दोनों का अंतर करके थोड़ा सा बढ़िया से समझ लेते हैं। बस ठीक है, तब तक इसको उतार लो। अब हम लोग समझते हैं परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को थोड़ा और बढ़िया से समझते हैं। ठीक है, तो इसको 2 भाग में बढ़िया से बांट लेंगे। परिमेय संख्या और एक है अपरिमेय संख्या। तो जरा समझिएगा। ठीक है, परिमेय संख्या में क्या है? पॉइंट नंबर 1 कि परिमेय संख्या को P/Q के रूप में लिख सकते हैं जहां Q नॉट इक्वल टू 0, यानी Q के बराबर 0 नहीं होना चाहिए। अगर इसका हम पॉइंट नंबर 1 बात करें तो क्या हो जाएगा? इसे P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं, इसे P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। और अगर लिख सकते हैं तो जहां क्या हो जाएगा? Q नॉट इक्वल टू 0। दूसरा नंबर, पॉइंट नंबर 2। ठीक है, अच्छा P/Q का मतलब क्या होगा जरा ये समझ लेना। मतलब बट्टा, एक तरफ से क्या हो सकता है? एक तरफ से भिन्न। भिन्न बराबर क्या होता है? भिन्न बराबर अंश बटाहर। यानी क्या हो जाएगा? ऊपर कुछ संख्या यानी x, नीचे कुछ संख्या y, यानी 4/7 क्या हो जाएगा? 16/15। मतलब कोई बट्टा में रहे तो उसको हम लिख सकते हैं। ठीक है, अगर हम कहें 0 तो 0 भी एक कैसा संख्या है? परिमेय संख्या है, क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या है? 1 है।
लेकिन अगर हम बोले 1/0 तो क्या परिमेय संख्या है? नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बता रहा है कि Q नॉट इक्वल टू 0। तो Q के बराबर तो 0 आ गया, नीचे में 0 आ गया। तो Q नॉट इक्वल टू 0 का मतलब क्या होगा कि नीचे में 0 नहीं आना चाहिए। अगर कोई संख्या बट्टा में है या लिखा सकता है, दो कंडीशन, बट्टा में है या लिखा सकता है, तो उसको क्या कहेंगे? परिमेय संख्या। बात समझ में आ रहा है ना? लेकिन बट्टा में लिखाएगा लेकिन नीचे में 0 नहीं होना चाहिए, इसीलिए लिखा हुआ है Q नॉट इक्वल टू 0। तो दिक्कत। और इसमें क्या है? बट्टा में नहीं लिखा सकता है। अरे बात समझ में? बट्टा में क्या होगा? लिखेबे नहीं करेगा ये संख्या। जैसे कि अगर मानो यहां पर 1.415670605 ऐसे डॉट डॉट जाते रहेगा, कोई लिमिट नहीं है इसका, क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, खाली जाते रहेगा। तो ये संख्या बताओ बट्टा में लिखाएगा? पता नहीं है। तो अगर बट्टा में लिखल है या लिख सकते हैं तो उसको परिमेय संख्या, और बट्टा में नहीं लिख सकते हैं तो अपरिमेय संख्या। दूसरा नंबर, यह संख्या दशमलव के बाद रुक जाती है। यह संख्या दशमलव के बाद क्या होती है? रुक जाती है। दशमलव, यह संख्या दशमलव के बाद रुक जाती है, और यह संख्या दशमलव के बाद नहीं रुकती है। ठीक है, यह संख्या दशमलव के बाद रुक जाती है, यह संख्या दशमलव के बाद नहीं रुकती है। जैसे देख सकता है यहां पर, जैसे में क्या कर सकते हैं, 1.7562 रुक गया, लेकिन यहां पर देखो दशमलव के बाद रुक रहा है, जाते रह रहा है। जैसे 1.753210988 ऐसे डॉट डॉट चलता जाएगा, ये रुक जाएगा, वो नहीं रुकेगा। तीसरा नंबर पॉइंट, यह संख्या दशमलव के बाद रिपीट करेगी। यह संख्या दशमलव के बाद क्या होगी? रिपीट करेगी। रिपीट करेगी मतलब क्या? जैसे 1.3333 ऐसे जाएगा, ठीक है, 2.676767 ऐसे रिपीट होता जाएगा। ठीक है, मतलब रिपीट होगा। और यह संख्या दशमलव के बाद क्या होगा? यह संख्या मतलब सब इसका अपोजिट, सब इसका क्या होगा? अपोजिट। यानी कि यह संख्या दशमलव के बाद क्या होगा? रिपीट नहीं होगी। दशमलव के बाद रिपीट नहीं करेगी। यह संख्या दशमलव के बाद रिपीट नहीं करेगी। वही बात देखो, रिपीट कर रही है, नहीं रिपीट कर रही है। ठीक है, चौथा नंबर पॉइंट, यह संख्या रैकरिंग, किसमें? रैकरिंग में होती है। जैसे रैकरिंग का मतलब क्या हुआ? 1.3 के ऊपर रैकरिंग, और रैकरिंग क्या बताता है? रिपीट होता है, मतलब वही रिपीट को रैकरिंग में बदल दिया। जैसे कि 2.67 इसके ऊपर रैकरिंग, तो अगर रैकरिंग में है तो परिमेय संख्या, एक ही संख्या रिपीट कर रहा है तो परिमेय संख्या, दशमलव के बाद रुक जाता है परिमेय संख्या, p/q के रूप में लिख सकते हैं परिमेय संख्या, p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं अपरिमेय संख्या।
दशमलव के बाद रिपीट नहीं होगा अपरिमेय संख्या, दशमलव के बाद नहीं रुकेगा अपरिमेय संख्या। समझ में आ रहा है ना? हाँ। कि कोई दिक्कत नहीं। चलिए यहां पर यह संख्या रैंकिंग में नहीं होगा, यह संख्या क्या होगा? रैंकिंग में नहीं होगा। यह संख्या रैंकिंग में नहीं होती है। रैंकिंग में क्या होगा? जब रिपीट नहीं करेगा, रिपीट करवे नहीं करेगा तो रैंकिंग में कहां से होगा? होगा नहीं होगा। 5वां नंबर, यह एक निश्चित संख्या है। यह एक ऐसा संख्या है, निश्चित संख्या, यानी इसका आंसर निकल सकता है। यह इसका स्थान सीमित है, लेकिन इसका स्थान सीमित नहीं है। यानी क्या हो गया? तो यह एक अनिश्चित संख्या है। यह एक कैसा संख्या है? अनिश्चित संख्या है। कोई दिक्कत नहीं। कोई समस्या नहीं ना? तो अब मेरे ख्याल से लग रहा है कि परिमेय और अपरिमेय संख्या को पूरा अच्छा से समझ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। एक बार बढ़िया से इसको, और अगर कोई दिक्कत बुझावे तो वीडियो को रिपीट करके देख लेना है, वीडियो को जा करके चैनल पर देख लेना है और इसको बढ़िया से समझ लेना है। यानी कि आज वास्तविक संख्या का पूरा इंट्रोडक्शन दे दिए। कल से चैप्टर 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 बारी बारी से एक एक क्वेश्चन को बढ़िया से समझाते हुए जाएंगे और एकदम। अब उसका भी 1.1 बताएंगे तो उसका बेसिक देंगे, फिर 1.2 बताएंगे तो उसका बेसिक देंगे, 1.3 बताएंगे तो उसका बेसिक देंगे, 1.4 बताएंगे तो उसका बेसिक देंगे। इसी तरह से चैप्टर बाय चैप्टर एकदम बेसिक से बता के एकदम जीरो से हीरो बना देंगे। बस चैनल में बने रहना है और एकदम 5 बजे वीडियो लेने के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करके रख लेना है ऊपर। एकदम 5 बजे का वेट करिए, इत्मीनान से पढ़िए, साथ साथ ताल में ताल मिला के पढ़िए। आपका 2027 में जो एग्जाम होगा बखूबी बता रहे हैं, एकदम बेहतरीन एग्जाम होगा, क्योंकि अब घबराने का दिक्कत नहीं है। आ गया है एनबी बोर्ड एग्जाम। थैंक यू। कल फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। चलिए, थैंक यू।